Hello friends, welcome back to my channel in All About Teeth. Today we are going to discuss about the next topic of chapter pharmacokinetics, that is bioavailability. It is very important, so please listen carefully till the end. So let's get started. Bioavailability is the fraction of administered dose of drug that reaches the systemic circulation in unchanged form. यानी कि कितना डोज ऑफ ड्रग जो हमने बॉडी में एडमिनिस्टर किया था कितना सर्कुलेशन तक पहुंच पाता है बिना चेंज हुए, दैट इज़ बायोअवेलेबिलिटी. सो इट इज़ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी कि कितना ड्रग कितने एक्सटेंट तक कितने रेट पे एब्जॉर्ब हुआ है. फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म. ठीक है. और एग्जाम्पल है आईवी में. आईवी में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ड्रग डोज को इनटू द वेन्स. तो यानी कि जितना दिया डायरेक्टली सर्कुलेशन में गया, तो बायोअवेलेबिलिटी ऑब्वियसली 100% होएगी. ओरल रूट में क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी कम होती है क्योंकि जितनी हमने डोज दी ड्रग की वो आधी एब्जॉर्ब हो जाएगी, आधी एक्सक्रीट हो जाएगी, तो बहुत कम बचता है. तो ओरल रूट से बायोअवेलेबिलिटी कम होती है. नेक्स्ट में सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्क्यूलर रूट से भी जो बायोअवेलेबिलिटी है कम होती है क्योंकि कई बारी जो ड्रग है लोकली बाइंड हो जाता है मॉलिक्यूल्स के साथ, तो सर्कुलेशन तक पूरा नहीं पहुंच पाता, तो इसमें भी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है. सो फर्स्ट 3 में डिवाइड किया है हमने. फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देखो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे तो डायरेक्टली डिपेंड करेगी क्योंकि ओरल रूट में पता है कि आधा एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन में चला जाएगा, तो इसमें बायोअवेलेबिलिटी कम होएगी हमारी. वेराज पारेंट्रल रूट में बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इट इज़ गोइंग नियर और डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन. पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में आ जाता है वही एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन फैक्टर्स आ जाते हैं पेशेंट की बॉडी के. ये पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स. फार्मास्यूटिकल फैक्टर ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा है तो बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है क्योंकि इजीली डिफ्यूजन हो जाएगी अगर पार्टिकल्स छोटे होंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए. इस चैप्टर में ये दोनों बहुत ही सिग्निफिकेंट है. केमिकल इक्विवेलेंस और बायो इक्विवेलेंस. केमिकल इक्विवेलेंस में क्या है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग की डोजेज फॉर्म्स, यानी कि अगर एक ड्रग 250 mg का है और दूसरा ड्रग 500 mg का है, ड्रग तो सेम है, केमिकली उनकी अमाउंट भी सेम होगी, तो उसे बोलेंगे केमिकली इक्विवेलेंस. केमिकली सेम होना ड्रग का, दैट इज़ केमिकल इक्विवेलेंस. वेराज बायो इक्विवेलेंस में क्या है, अगर किसी 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग फॉर्म्स की जो रेट और एक्सटेंट सर्कुलेशन में जाने का सेम हो तो उसे बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस, यानी कि उन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस कम हो बायो अवेलेबिलिटी का, दैट इज बायो इक्विवेलेंस. नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व. दिस इज़ प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व. ये हमें क्या बताती है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुई, ड्रग दिया, ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन फेस है कि इतने टाइम तक वो एब्जॉर्ब हुई. पोस्ट एब्जॉर्प्शन, ये फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी, फिर पोस्ट एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब एब्जॉर्प्शन होना बंद हो गया है, फिर एलिमिनेशन होती है ड्रग की. पहले एब्जॉर्ब होगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर एलिमिनेट हो जाएगी. इस दौरान दिस इज़ द पीक ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि प्लाज्मा में, ब्लड सर्कुलेशन में इसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन इस दौरान हाई होती है. एंड इस दौरान अगर ये इस लेवल को क्रॉस करती है, अगर ड्रग की कंसंट्रेशन इस लेवल को क्रॉस करती है तो इसके ऊपर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाएंगे एक ड्रग के.
ड्रग के थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट इस रेंज में होते हैं, इससे ऊपर क्रॉस करेगी तब जाके एक कोई भी ड्रग अपना थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट बॉडी पे दिखाना शुरू करेगा, इससे नीचे वो अपना थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट नहीं शो करेगा। दिस इज सब थेराप्यूटिक रेंज, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा गया ऊपर तो टॉक्सिसिटी हो सकती है एक ड्रग की, टॉक्सिक लेवल है ये। हम इससे इस इतने के बीच में ही जो है ड्रग थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है। और द एरिया, ये जो सारा एरिया है ये बताता है कि कितने एक्सटेंट तक एब्जॉर्प्शन हुई थी एक ड्रग की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। दिस इज़ ऑल्सो प्लाज्मा कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। इसमें क्या है, एक ड्रग है ए, एक ड्रग है बी और एक ड्रग है सी। ये है थेराप्यूटिक कंसनट्रेशन। जो ए है ये देखो कितना फास्ट वर्क किया है इसने, इसका एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ फास्टर। ए का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्टर है बी के कंपैरिजन में। देखो बी इज़ एब्जॉर्बिंग स्लोली एज कंपेयर टू ए इज़ फास्टर। लेकिन ए और बी के अंडर जो एरिया है वो सेम है। एरिया ए का एरिया ऑफ बी से सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो सेम ही है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है सेम ही है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था एरिया जो होता है वो बताता है कि कितने एक्सटेंट तक एब्जॉर्प्शन हुई है। तो इन दोनों का एरिया सेम होने की वजह से ये पता चलता है कि इन दोनों की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम है। और जो ए था उसने अपना थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन लेवल क्रॉस किया, यानी कि ये थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा। वेयर एज जो बी है इसने थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन ये थ्रेशोल्ड ही नहीं क्रॉस करी, तो बी अपना इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। बी है बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है बट इट इज़ नॉट शोइंग थेराप्यूटिक इफेक्ट एज। और सी के कंपैरिजन करें ना तो ये एब्जॉर्ब हो रहा है प्रॉपरली, इसका एब्जॉर्प्शन रेट स्लोअर है, दूसरा इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट भी नहीं है, तो सी इज़ नॉट एडवांटेजियस। ये जो हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये ड्रग के फॉर्मुलेशन के दौरान हमें फार्मास्यूटिकली अगर कोई फार्मूला क्रिएट करना है उसमें इम्पॉर्टेंट है बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर्स। नॉलेज अबाउट बायो अवेलेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कॉन्सेप्ट। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और लिंक फॉर नोट्स आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।